ट्रैफिक लाइटें बेतहाशा चमक रही थीं, मानो फटने वाली हों। एक भारी भरकम गाड़ी से एक आकृति निकली। वह एक आदमी था जो एक उड़ने वाली 4 लोगों की मशीन जैसी दिखने वाली चीज को उठाए हुए था। वह दूसरे तल पर अपने साथियों की ओर बढ़ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, कैप्टन, यह आखिरी है। लिकुई नाम के कैप्टन ने सिर हिलाया। ठीक है, कुल 7। सबको जला दो, उसने अपने पीछे राक्षसों के शवों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। समूह में मौजूद एक और व्यक्ति ने यह सुना और अपने हाथ खोल दिए। उसकी हथेलियों में आग की लपटें उठ उठीं। उसने कुछ घृणा से कहा, किसने सोचा होगा कि ये चीज़ें कभी हमारी तरह इंसान हुआ करती थीं। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी हथेलियों के बीच आग की लपटें तेज हो गईं और राक्षसों के शव तेजी से जलने लगे। कैप्टन लिकुई ने कहा, ये तो बस आत्माहीन राक्षस हैं। इनकी तुलना हमसे कैसे की जा सकती है। गाड़ी से टिका हुआ व्यक्ति गाड़ी में बैठे अजगर को देख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन इस बार हम इन राक्षसों के बहुत ऋणी भी हैं। नहीं तो हमें ये जानकारी कैसे मिलती। लोहे के अजगर के अंदर ये शानलान की 4-5 युवतियां थीं, जिनके टखने विशेष सामग्री से बंधे हुए थे। उनके चेहरे भय से भरे थे, उनकी अभिव्यक्तियां निराशा से परिपूर्ण थीं। लिकुई ने विशाल द्वार खोला और जोर से चिल्लाया, ठीक है, सब लोग। उसने आधे रास्ते से ही सिर हिलाया, कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश क्यों हो रही है? बारिश क्यों हो रही है? यह बारिश कुछ 12 साल पहले हुई बारिश जैसी थी। अंतर्तारकीय युग के 1034वें वर्ष में दोनों देशों के मूल अड्डे पर भीषण ठंड पड़ी, जिसके बाद समुद्री प्रभाव, भूकंप और अनगिनत अचानक भूधसाव हुए, जिससे विशाल चेहरे के आकार के मिट्टी के पुलों की गति शुरू हो गई, जिससे सड़कें बेहद सुनसान हो गईं। फिर 1 साल तक चली लाल बारिश ने अधिकांश लोगों को नरभक्षी राक्षसों में बदल दिया, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस आपदा को बचे हुए लोगों ने लाल बारिश की आपदा का नाम दिया। इस लाल बारिश की आपदा के दौरान कुछ लोगों को अलौकिक शक्तियों द्वारा जागृत किया गया था। वातावरण से प्रभावित होकर उन्हें उनका स्वाभाविक, आध्यात्मिक और विशिष्ट स्वरूप वापस मिल गया और वे तथाकथित मनोरंजनकर्ता बन गए। इन मनोरंजनकर्ताओं ने गली के गुंडों के खिलाफ 10 साल का अभियान चलाया और अंततः बचे हुए मनुष्यों के लिए अंतिम शरण स्थल प्रदान करने के लिए 7 बड़े शहर स्थापित किए, जबकि शेष क्षेत्र को सामूहिक रूप से बंजर भूमि के रूप में जाना जाता था। मनोरंजनकर्ताओं का लक्ष्य इस केप को बंजर भूमि के केंद्र तक पहुंचाना था। वे एक खंडहर क्षेत्र में पहुंचे, वही स्थान जहां उन्होंने पहले गली के लोगों के साथ मिलकर बस्ती बसाई थी। कई मनोरंजनकर्ता अंदर गए और गली के गुंडों का सफाया कर दिया और गली के लोगों के आने का इंतजार करने लगे। हालांकि मुखिया लीके के लिए स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। केवल 2 घंटे में ही गली के गुंडों के 4 समूह आ चुके थे। ये राक्षस बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे। इसके अलावा उन्होंने अभी तक अपने नेता को नहीं देखा था और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। टीम के एक सदस्य ने नीचे बैठकर जमीन पर जल रहे गुंडों को देखा और शिकायत की, हमने इतने सारे मारे, लेकिन वे सब नीच किस्म के लोग थे जिनसे कोई कमाई नहीं होती थी। अगर हम उन्हें जिंदा भी पकड़ लेते तो भी हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये तो सरासर बर्बादी है। उसके साथियों ने ये सुनकर कहा, अगर हमारे पास भी इतनी ताकत होती तो हम भी ये गंदा काम कर रहे होते। वे थोड़ी देर तक शिकायत करते रहे, फिर आखिर में बोले, ठीक है, सब लोग हिम्मत रखो। इस माल पर उस सरदार का नियंत्रण है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम सब मारे जाएंगे। ड्रैगन से टेक लगाकर माल का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भाई तुम बहुत गंभीर हो रहे हो। हम तो बस मजाक कर रहे थे। वैसे भी इस माल पर मेरा नियंत्रण है, इसलिए चिंता मत करो। लीके ने सिर हिलाया और उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने ड्रैगन को नहीं देखा था। उन तीनों को क्या हुआ? दूसरे व्यक्ति ने बेपरवाही से कहा, वे तो उन नीच लोगों से डरकर बेहोश हो गए थे। आखिरकार वे तो बस साधारण लड़कियां थीं जिनमें कोई विशेष कौशल नहीं था। आग बुझाने का जिम्मा संभालने वाला व्यक्ति यह सुनकर नाराज हो गया। साधारण का क्या मतलब? बदसूरत। दूसरे व्यक्ति ने घमंड से कहा, हमने इस खजाने को खोदकर निकालने के लिए कई परिवारों को मार डाला। अगर नेता ने यह न कहा होता कि मालिक चाहता है। अचानक उसके हाथ पर पत्तों के रस की एक बूंद गिरी, जिससे वह कांप उठा। पत्तों का रस थोड़ा मैला था और बेहद घिनौना लग रहा था। उसने अचानक ऊपर देखा, ये सोचकर कि यह क्या है, और फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। एक विशालकाय राक्षस जिसकी लंबी जीभ उसके खुले मुंह से बाहर निकली हुई थी और एक प्रेत जैसी आंख नीचे भीड़ को घूर रही थी। उसी क्षण बाकी सभी ने भी इस विशालकाय राक्षस को देखा, मानो वह अचानक उनके ऊपर प्रकट हो गया हो। ये बहुत बड़ा है, भागो, ये 4 सीजन्स का दूसरा रूप है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। वे चिल्लाते हुए भागते हुए लगातार हमला करते रहे। पूरी तरह से असहाय, वे मात्र सी स्तर की क्षमता वाले लोगों का एक समूह थे जो मुश्किल से ही 4 सीजन स्तर तक पहुंच चुके ट्रांसफॉर्मर्स को रोक पा रहे थे।
एक बार जब कोई ट्रांसफॉर्मर 4 सीजन स्तर तक पहुंच जाता है तो वे केवल सहज प्रवृत्ति पर काम करने वाले राक्षस नहीं रह जाते, उनमें गुणवत्ता और पुनर्जीवन क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। उनके शरीर में विभिन्न उत्परिवर्तनों के कारण वे विविध हो जाते हैं। समूह एक घूमते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी सामने वाले व्यक्ति ने अचानक पानी का गिलास फोड़ दिया और पानी की एक बूंद ऊपर उछली, जिससे उनके सभी साथी पीछे रुक गए। क्षमता वाले लोग खंडहरों में घुस गए, लेकिन उच्च स्तरीय राक्षसों ने उनका पीछा किया। जैसे ही समूह भागा, टीम के एक सदस्य ने अचानक उसने एक चाल चली जिससे उसके सभी साथी पीछे रुक गए। चौराहे पर स्थिति देखकर कप्तान ने कहा, दूसरे भाई, कितनी बड़ी गलती। दूसरे भाई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्षमा करें कप्तान, मैं बड़े भाई को ढूंढकर आप सभी को बचाने आता हूं। दरअसल दूसरे भाई की योजना सीधी सादी थी, अपने साथियों को रोके रखना, उन्हें 1-2 मिनट का समय देना और खुद जिंदा बच निकलना। स्क्रॉल वाले दरवाजे तक पहुंचकर दूसरा भाई जोश में आकर उसे उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन स्क्रॉल वाले दरवाजे के पीछे और भी भयानक आतंक था। दरवाजे के पीछे बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अथाह अंधेरा था। अलग अलग कदकाठी की 3 विशालकाय औरतें स्क्रॉल वाले दरवाजे से अंदर घुस आईं। उन्होंने हार मान ली, उनका खून अंधेरे में फैल गया। डिंग जेंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, वह अपने सामने खड़े दूसरे कमांडर को घूर रहा था। दूसरा कमांडर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे सबसे बड़ा सिर प्रकट हुआ, उसके जख्मों पर एक डरावनी मुस्कान थी। कितना लालची इंसान है। फिर औरतें दूसरे कमांडर की ओर दौड़ीं और उसे घेर लिया। उन सिरों के नीचे से अनगिनत भुजाएं निकली और उस आदमी के निचले शरीर को कसकर पकड़ लिया। जोरदार वारों की एक श्रृंखला से भुजाओं ने उस आदमी के सिर को चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि उसका आधा हिस्सा भी फाड़ दिया। बहुत सारा खून बह निकला। उसके पीछे खड़ी प्रेत जैसी आकृति मुस्कुरा रही थी और देख रही थी कि उसकी साथी, जिनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, उन राक्षसों के चंगुल में फंसी हुई थीं। किसी अज्ञात मांस और खून ने उन तीनों महिलाओं को कसकर बांध रखा था। उन्होंने कोई परेशानी नहीं दिखाई, लेकिन वह मांस और खून टस से मज नहीं हुआ। इन शिकारियों के लिए डर और लालच सबसे स्वादिष्ट मसाला था। देखते ही देखते तीनों महिलाएं राक्षस की भयानक हंसी से वश में हो गईं। राक्षस के विशाल मुंह से उसकी चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं और संतुष्टि से बुदबुदा रही थीं, डर, आतंक, निराशा और ये स्वादिष्ट है। अचानक उंगलियां चटकाने की आवाज सुनाई दी, उसके बाद एक हल्की सी धमक सुनाई दी। सील टूट गई, सील हट गई। इस आवाज के साथ आसपास का वातावरण अचानक बिखरने और टूटने लगा, जैसे कोई बुरा आदमी। फिल्म डिलीवरी में गड़बड़ी हो गई और खंडहरों में जमीन पर किसी के कदम रखने की आवाज जोर से गूंजी। कलाकारों के शवों के पास से गुजरते हुए, जो बहुत पहले ही मर चुके थे, पिंजरों में बंद लड़कियां, जो मानो बेहोश थीं, धड़कती रहीं। ये सचमुच एक अद्भुत फिल्म थी। अपने साथियों को मरते देखना रोमांचकारी था, है ना? वह आदमी दीवार से चिपकी एक आकृति के सामने खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि उनके समूह के स्वागत और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यवसाय प्रबंधक था। उसने गुस्से में कहा, तुम इसे पहनना चाहते? पैंगजी, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के नीच रास्ते के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये सुनकर वह धीरे से हंसा, बस इतना ही। मुझे लगा था, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस फिल्म पर कुछ सार्थक प्रतिक्रिया दोगे। उसकी दाहिनी आंख एक अजीब से प्रभामंडल से चमक उठी, जो उस भ्रम में आंख की पुतली पर बने पैटर्न से लगभग मिलता जुलता था। कलाई के एक झटके से उसके चेहरे से नकाब गायब हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी मुट्ठी में एक स्केलपेल प्रकट हो गया। ये स्पष्ट था कि उसमें धैर्य की कमी थी। चूंकि तुम मुझे नहीं बताओगे, तो मुझे इसे खुद ही ढूंढना होगा। ये सुनकर विक्रेता का चेहरा भय से भर गया। आप क्या करने वाले हैं? स्केलपेल विक्रेता के चेहरे पर ऐसे फिसला जैसे कोई उपयुक्त जगह खोज रहा हो। अंत में ब्लेड विक्रेता के माथे पर रुका। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, बस हो गया। आपका माथा, आपका सिर थोड़ा दुख रहा है, मैं इसे सीधा करने में आपकी मदद करता हूँ। जैसे ही उसने कहा, सर्जन ने स्केलपेल से तेजी से 2 कट लगाए, लगभग एक साथ ही सर्जन के माथे पर वार किया। कट हल्के थे, फिर भी सर्जन को असहनीय दर्द हुआ। सर्जन की दर्द भरी चीखें मानो उसकी आत्मा से निकल रही थीं। वह गिड़गिड़ाता रहा, मुझे मार डालो, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मार डालो। हालांकि सर्जन उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दे रहा था और सर्जन के माथे से एक चमकदार धागा खींचता रहा। जैसे ही धागा बाहर निकला, सर्जन ने शिकायत की, आपके दिमाग में बहुत सारी बेकार यादें हैं, मुझे कुछ समय लग सकता है, बस थोड़ा धैर्य रखें। जैसे जैसे धागा बाहर निकलता गया, वह लंबा होता गया। व्यापार इतना दर्द में था कि मानो अपनी आत्मा को निचोड़ रहा हो, फिर भी उसे वह स्मृति नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। वह बुदबुदाया, ये कहाँ है, ये कहाँ है? अचानक उसका हाथ रुका, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। उसे वह मिल गई थी। फिर एक झटके में उसने अपने हाथ में मौजूद स्केलपेल से व्यापार के माथे पर बंधी डोरी काट दी।
व्यापार की ढाल पर अचानक विनाशकारी प्रहार हुआ, उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह तुरंत मर गया। वह भी उस स्मृति से चिपटा हुआ था, सोच रहा था, ये कहाँ है? वे दो देश, वह तेल भंडार। ये सचमुच एक ऐसी जगह है जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। जिले में यानीलांड परिवार के कमरे में शानदार विनाइल रिकॉर्ड बज रहे थे। मधुर और भावपूर्ण गायन, ऐसा था मानो कोई गायक आपके ठीक सामने खड़ा होकर आपको गा रहा हो। गायिका एमी वाइनहाउस की थोड़ी सी कर्कश आवाज़ मदहोश कर देने वाली थी। किसी ने चमकीले लाल धब्बों से सना हुआ कोई टुकड़ा उठाया और उसे सामने रखे काटने वाले तख्ते पर जोर से पटक दिया। चमकीली लाल राख चारों ओर उड़ गई। कुछ लोग गाने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके चेहरों पर चमकीली लाल राख लग गई है। जब सब कुछ पूरी तरह से बिखर गया तो कुछ लोगों ने काटने वाले तख्ते से राख को एक बर्तन में इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कपड़े का एक टूटा हुआ टुकड़ा निकाला, उस पर एक कटा हुआ सिर सजाया और उसे चालू कर दिया। यूचुआन ने ड्रिल बिट को बर्तन में डाला, जिससे सामग्री और भी बारीक हो गई। शायद उसे और धैर्य रखना चाहिए, आखिरकार उत्तम चीज़ों के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। ये कहते हुए यूचुआन अनजाने में उत्साहित हो गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी चमक उठीं। उसने सामग्री चुनना शुरू किया और वांछित मात्रा लगभग खत्म होने तक प्रतीक्षा की। फिर यूचुआन ने पूरी तरह से लाल हो चुके बर्तन को उठाया और एक गहरी, जोरदार स्ट्रोक से उसकी सुगंध का आनंद लिया। इसका स्वाद लगभग पूरी तरह से अनोखा था, सचमुच लाजवाब। फिर उसने थोड़ा सा टमाटर निकाला और ठीक 3 मिनट के भीतर तांगशिन ने उसे परोस दिया। यूचुआन को खाने में अभी भी काफ़ी दिलचस्पी थी। अच्छे बर्तनों को देखकर उसे लगा कि यह सचमुच एक बेहतरीन भोजन है। आखिर आजकल ऐसे ताज़े टमाटर मिलना कितना मुश्किल है। अब फ्रिज से कुछ टमाटर निकालने का समय आ गया है। ये सोचते हुए उसने बगल में रखी तस्वीर पर नज़र डाली। ये कई बच्चों की एक ग्रुप फोटो थी, जिसमें दोनों तरफ दो वयस्क थे। उसकी नज़र दाईं ओर खड़े सुंदर आदमी पर टिक गई। वैसे मुझे तो इसी ने टमाटर का ये व्यंजन बनाना सिखाया था। तस्वीर में बच्चे मुस्कुरा रहे थे और नस के चेहरे पर सौम्य भाव थे। वह आदमी नदी के एक किनारे पर खड़ा था। तस्वीर के ऊपरी दाहिने कोने पर लिखा था, शिंजियांग युआन 2032 एंजल। शाओ युआन, भाई अब काम पर जा रहा है। ये सुनकर शाओ युआन ने खुशी से सिर हिलाया, मुड़कर उसे अलविदा कहा। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, सफ़र बेहद छोटा था। जब जी यूचुआन महल के बस स्टेशन पर पहुंचा तो कुछ लोग उसके पीछे पीछे बस में चढ़ गए। लेकिन सबको हैरानी हुई कि बस में चढ़ने के बाद जी यूचुआन, जिसे बस में होना चाहिए था, गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो कभी बस में चढ़ा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ के लोग अपने मातहतों से ये खबर सुनकर चुप हो गए। मुझे पता है, अब आप सब जा सकते हैं। उसके साथ मत खेलो। चक्कर लगाकर और उसकी पूंछ झाड़कर जी यूचुआन अपने कार्यस्थल वनएबिलिटी मैनेजमेंट सेंटर पहुंच गया। होली अलायंस द्वारा स्थापित वनएबिलिटी मैनेजमेंट सेंटर बीजिंग, यंगचाओ शहर, रोज शहर, हुआशिया शहर, डॉन शहर और यानीलांड शहर सहित 6 शहरों के सभी वनएबिलिटी उपयोगकर्ताओं की जानकारी का प्रबंधन और रिकॉर्ड रखता है। सभी वैध और कानूनी वनएबिलिटी उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं। जी यूचुआन ने डेटा प्रबंधन कार्यालय से अपना एक्सेस कार्ड निकाला, उसे एक्सेस कंट्रोल पर स्कैन किया और सफल प्रमाणीकरण के बाद अंदर चला गया। अंदर जाते ही जी यूचुआन ने अपने सहकर्मी वेंजियान को देखा। वेंजियान, लाओ झांग, मैं आपके लिए ये नए दस्तावेज लाया हूं जिन्हें दर्ज करना है। वेंजियान ने उसे देखकर कहा, शाओ जी, आज तुम थोड़ा देर से आए हो। जी यूचुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, माफ़ करना, वह गलत बस में चढ़ गया था। फिर उसने मन ही मन उन लोगों के पदनामों पर गौर किया जो उसका पीछा कर रहे थे। वह दूसरी तरफ का नंबर डायल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ मौजूद महिला सहकर्मी ने कहा, लाओ झांग, तुम्हें फिर से क्यों परेशान कर रहा है? डेटाबेस में डेटा भेजना तुम्हारी डिस्पैच टीम का काम नहीं है। वह मुस्कुराया और बोला, क्या ये सिर्फ एक साइड जॉब है? वैसे भी आजकल मुझे कोई मिशन नहीं मिला है। ये तो बस एक झंझट है। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, अच्छा हुआ कि शियाओ जी किसी मिशन पर नहीं गया। मैंने सुना है कि हाल ही में हमने 5 करोड़ सुपरह्यूमन खो दिए। शहर से कुछ ही दूर स्थित एक सुनसान शतरंज कारखाने में उनकी भयानक मौत हो गई। वह जीवन मरण के विवरण को समझ नहीं पा रहा था। तभी महिला सहकर्मी ने फिर कहा, सच में? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ चुपके से घुसपैठ कर गया हो? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कौन जाने, असल वजह की अभी जांच चल रही है। शियाओ जी, आजकल तुम्हें सावधान रहना होगा। हमारे केंद्र में आम लोग भरे पड़े हैं जिनके पास कोई महाशक्ति नहीं है। अगर हमें ऐसी कोई घटना देखने को मिली तो सबसे पहले हम ही मरेंगे। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह सोच रहा था कि अगर इंस्पेक्टर को पता चले कि उसके सामने खड़ा ये युवक ही उन 500 मिलियन महाशक्तियों को आसानी से मारने वाला है तो वह क्या सोचेगा। तभी किसी ने जल्दी से दफ्तर का दरवाजा खोला। डायरेक्टर चाहते हैं कि आप तुरंत उनके दफ्तर चलें।
वेई वेई अपनी हंसी के बावजूद अपने साथियों को नमस्कार करके उस आदमी के पीछे डायरेक्टर के दफ्तर चली गई। दफ्तर ज्यादा दूर नहीं था, वे कुछ ही मिनटों में पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि डायरेक्टर अपनी डेस्क पर नहीं बैठे थे, बल्कि उसके सामने बैठी एक महिला की ओर बढ़ रहे थे। डायरेक्टर ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। शियाओ जी, तुम यहाँ हो? आओ आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। डायरेक्टर के कुछ बोलने से पहले ही छोटे बालों वाली एक महिला कुर्सी पर बैठ गई। वेई वेई ने उसकी तरफ देखा। तुम ही हो वो जिसने भेजे गए कर्मियों को 100% सफलता दर से बचाया है। निर्देशक ने उसके कान में फुसफुसाया। शाओ जी, ये पवित्र भूमि से सुश्री लू याओ हैं। अब से ये आपकी सीधी पर्यवेक्षक होंगी। कृपया सुश्री लू याओ की संपर्क जानकारी पहले जोड़ लें ताकि हम बाद में आसानी से उनसे संपर्क कर सकें। निर्देशक के बोलने से पहले ही लू याओ ने मेज पर एक तस्वीर पटक दी। जल्दी मत करो, हमारे उत्कृष्ट कर्मचारी श्री वेई वेई को ही समझाने दो कि ये क्या है। मेज पर रखी तस्वीर उन 5 महामानवों की थी जिन्हें वेई वेई ने बंजर भूमि में मार डाला था या तस्करी कर दी थी। वेई वेई का चेहरा बदल गया, लेकिन वह शांत रही, क्योंकि वह खुद को अच्छी तरह जानती थी, वह उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिमा कियान के रिकॉर्ड में मौजूद सुरागों को मुख्य किरदार से बेहतर कोई नहीं जानता। आखिरकार वह न केवल घटनास्थल की तस्वीरों में थी, बल्कि उसने ही इन लोगों को मारा था। होली टॉक बाओ शी की मिस लू याओ को मेज पर पटकते और नायक को खतरनाक निगाहों से देखते हुए देखकर वह बिल्कुल शांत था। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। वह सबूत मिटाने में माहिर थी। सबूत ढूंढने की तो बात ही छोड़िए, वह एक बार भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन अगर कोई किरदार निभाना है तो उसे पूरी तरह निभाना ही होगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह महिला उसके पास क्यों आई है, फिर भी उसे पहले खुद को संभालना था। इसलिए उसने तस्वीरों को देखा और कहा, हालात देखकर लगता है कि ये लोग कम से कम 3 दिन पहले मर चुके हैं। घाव चीरे से बने हैं। मृतकों को शायद यातना दी गई थी। लगता है कि हत्यारा मृतकों से नफरत करता है। मेरा सुझाव है कि मृतकों के मानव मशीन संबंध की जांच की जाए। कोई न कोई जरूर होगा जो मुसीबत खड़ी करना चाहता है। लू याओ ने कहा, बिल्कुल सही। आखिर इन लोगों की मौत का कारण उससे बेहतर कौन जानता है, यानी हत्यारे से। जांच की दिशा की बात करें तो ये सिर्फ एक सामान्य जांच है। लू याओ को देखकर, जो लड़ाई रोकने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही थी, उसने अनजाने में ही अपना सीजी जांच एजेंट ठीक कर लिया।